हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जो है फेज़ रूल। बिल्कुल नया टॉपिक है ये, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं फेज़ रूल। फेज़ रूल जो है वो एक साइंटिस्ट था J.W. गिब्स, उसने दिया था ये 1876 में। तो इसकी कोई एज सच डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली डिफ़ाइन करते हैं फेज़ रूल को। और वो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी कि फॉर ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कोई भी एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम में है। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, इक्विलिब्रियम तो मैं आपको अभी इसी यूनिट में ही बताऊंगा आगे, बट हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, होमोजीनियस सिस्टम क्या है, हम लोगों ने ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर सिंगल फेज होता है तो वो होमोजीनियस होता है, और अगर किसी सिस्टम के अंदर मल्टी फेजेस होते हैं, जैसे मोर देन वन फेजेस, तो वो हेट्रोजीनियस होता है। तो अगर कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम उसके लिए एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहे हैं, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन के अंदर F क्या है, C क्या है, P क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, F होता है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और P है नंबर ऑफ फेजेस। ये सारी चीज़ें अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे फेज़ क्या है, फेज़ को हम डिफाइन करते हैं। देखिए कि ए फेज़ में बी डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज़, मतलब फेज़ होने के लिए तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो तीन कंडीशन क्या है? पहली बात कि जो फेज़ है वो अपने आप में होमोजीनियस होना चाहिए, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। फिजिकली और केमिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम एंड मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ये तीन कंडीशन जो है मैंने यहाँ लिखी हैं। अगर कोई भी फेज़ या फेज़ ही समझिए, चलो कोई भी फेज़ हम बोलते हैं कि भाई ये फेज़ है, उसको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अब इस चीज़ को ना ध्यान से समझिएगा ज़रा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास है लिक्विड वाटर और आपने उसके अंदर एक आइस का टुकड़ा डाल दिया। एक बीकर में आपके पास लिक्विड वाटर है और उसके अंदर आपने आइस का एक क्यूब या एक टुकड़ा डाल दिया। अब मैं आइस को एक फेज़ बोलता हूँ और लिक्विड वाटर को दूसरा फेज़ बोलता हूँ। मतलब इस सिस्टम के अंदर दो फेज़ हैं, वन इज़ द लिक्विड फेज़ एंड वन इज़ द सॉलिड फेज़। तो अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आइस है, आइस को मैं एक फेज़ बोल रहा हूँ, सॉलिड फेज़, तो इसका मतलब आइस इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तभी वो सॉलिड फेज़ हुई, मतलब फेज़ हुई ना। तो वो तीन कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रही है? देखिए, पहली कंडीशन है होमोजीनियस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री। जो आइस है वो अपने आप में होमोजीनियस है, सिर्फ आइस की बात कर रहे हैं हम। आइस और वाटर का जो कंप्लीट सिस्टम है वो हेट्रोजीनियस है, लेकिन आइस इटसेल्फ जो है वो होमोजीनियस है। और आइस और वाटर के बीच में एक डेफिनेट बाउंड्री होगी, आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा कि देखो यहाँ तक वाटर है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो आइस है। दूसरी कंडीशन क्या है कि फिजिकली और केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। देखिए, अब आइस और लिक्विड वाटर की अगर हम बात करें तो केमिकली वो डिफरेंट नहीं है, केमिकली वो डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केमिकली तो आपको भी पता चल रहा है कि लिक्विड वाटर है या आइस है, उनकी कंपोजिशन क्या है, मतलब बेसिकली दे आर H2O।
बट आपको ये पता है कि आइस सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो फिजिकली क्या हुआ है, वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हुए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो फेज़ है वो मैकेनिकली सेपरेबल भी होना चाहिए फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अब आप आइस को और लिक्विड वाटर को सेपरेट करना चाहते हो तो आपको कोई मुश्किल काम तो करना नहीं है। आपने क्या करना है, आइस के टुकड़े को आपने उठाया और उसको बाहर निकाल दिया, तो तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आइस जो है वो एक फेज़ है। इन द वेरी सिमिलर वे लिक्विड वाटर भी एक फेज़ है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं कंडीशंस और एग्जाम्पल भी, कि जो मिसिबल लिक्विड या मिसिबल गैसेस होते हैं वो सिंगल फेज़ होता है, मतलब एक ही फेज़ है उनके अंदर। अगर कोई इमिसिबल लिक्विड्स है जैसे ऑयल और वाटर को आपने मिक्स किया तो वो दो फेज़ हो जाएंगे। और ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अंदर देखिए तीन फेज़ हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको लग रहा होगा कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, तो फिर वो अलग अलग फेज़ कैसे हुए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, बट कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड केमिकली डिफरेंट है कि नहीं है, तो इसलिए दे विल कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट फेजेस। समझ गए बात। तो इसके अंदर दो सॉलिड फेज हैं और एक गैसियस फेज है। ऐसे ही हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट हैं जो वो कैसे डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स बाय मीन्स ऑफ विच द composition of each phase present can be expressed either directly or in the form of chemical equation, नेगेटिव एंड जीरो साइन बीइंग परमिटेड। तो इसका सीधा सा मतलब पता क्या है, देखिए कि आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको कंप्लीटली डिफाइन करना है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। तो उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए या कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी फेज़ को या किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। चाहे उसको आप डायरेक्टली डिफाइन करो चाहे इनडायरेक्टली, मतलब केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी कर सकते हो, और उसके साथ नेगेटिव और जीरो साइन भी परमिटेड होते हैं। जैसे अब ध्यान से समझिए, मान लो आपके पास एक इक्विलिब्रियम है, जैसे वाटर सिस्टम का मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा, आइस है, लिक्विड वाटर है और वाटर के वेपर्स हैं। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये अलग अलग फेजेस हो गए और ये इक्विलिब्रियम में है। अब अल्टीमेटली इस सिस्टम को आपको कंप्लीटली डिफाइन करना है, तो आप क्या बताएंगे कि इस सिस्टम में बेसिकली क्या है, वाटर ही तो है, तो इट इज़ ए वन कंपोनेंट सिस्टम। सिमिलर वे से जो सल्फ़र सिस्टम यहाँ मैंने लिखा है, सल्फ़र एलोट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे रोम्बिक सल्फ़र हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फ़र हो गया, फिर सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, मेल्ट हो जाएगा जब, और फिर वेपर फेज़ में भी एग्जिस्ट करेगा। तो 4 फेजेस हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली तो वो सल्फ़र ही है। तो ये भी क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखिए क्या है, तो इसको समझेंगे हम देखिए इस तरीके से कि जैसे हमारे पास 3 मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सिस्टम की। वो क्या क्या है, वो है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। These 3 are the macroscopic observable properties of the system. अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से हमें कितनी प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, कितने फैक्टर्स को फिक्स करना पड़ेगा, किस लिए फिक्स करना है, सो दैट द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम में बी कंप्लीटली डिफाइंड। अब इस चीज़ को ना ध्यान से समझिए ज़रा, आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको ना एक एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, आइस, लिक्विड वाटर और वेपर का, सेम है ये जो मैंने ऊपर लिखा था। इसमें अब नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, वो है 3। जैसे कि आइस अलग फेज़ हो गया, लिक्विड वाटर अलग फेज़ है और वेपर्स अलग फेज़ हो गया। कंपोनेंट कितने हैं, इट इज़ ए वन कंपोनेंट सिस्टम, तो C1 हो गया।
फेज रूल के अंदर इक्वेशन में पुट करो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 में, तो F 0 आ गया। F 0 का मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 आ गई। इसका मतलब क्या है 0 का? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 होने का मतलब है कि आपको टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। आपको कोई फ्रीडम नहीं दी गई इन तीनों को चेंज करने की। क्यों? देखो, आप क्या चाहते हो कि आइस, लिक्विड, वाटर और वेपर्स ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें। तो जब अगर ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब आपको तीनों फैक्टर्स को ही कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। टेम्परेचर की भी फिक्स वैल्यू, प्रेशर की भी फिक्स वैल्यू और कंसंट्रेशन की भी फिक्स वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तभी ये तीनों को एग्जिस्ट करेंगे या साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को चेंज कर देते हो, सपोज टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई फेज डिसअपीयर हो जाएगा। और एग्जांपल मैंने एक लिखा है, उससे समझिए। लिक्विड, वाटर और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो अब यहां पर आपको दो फेज दिख रहे होंगे। आइस फेज मैंने नहीं लिखा, सॉलिड फेज, और है ये भी वन कंपोनेंट सिस्टम। तो फेज रूल इक्वेशन में पुट किया तो F की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से किसी एक को चेंज कर सकते हो। आपको ये फ्रीडम दी गई है कि यू कैन चेंज एनी वन ऑफ देम। अब वो आप अपना दिमाग लगाइए कि यदि लिक्विड, वाटर और वेपर्स को आप चाहते हैं कि भी दे विल को एग्जिस्ट, तो आपको फिर टेम्परेचर को चेंज करने की छूट है, या फिर प्रेशर को चेंज करने की छूट है, या फिर कंसंट्रेशन को। तो मेरे विचार से क्या होना चाहिए कि आप टेम्परेचर और प्रेशर को तो फिक्स रखोगे और चेंज क्या करोगे? कंसंट्रेशन को। मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने की आपको इजाज़त है, आपको छूट है, ताकि लिक्विड, वाटर और वेपर्स को एग्जिस्ट करें। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। मतलब आपको टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की कंडीशन लगानी है एक तरह से, भाई क्या हम इनमें से किसी एक को या किसी दो को या तीनों को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ताकि एक जो इक्विलिब्रियम हम डिफाइन कर रहे हैं, एक सिस्टम जो डिफाइन कर रहे हैं, वो कंप्लीटली डिफाइन हो। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, वो है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या है? आपने पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ा है अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर। इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ सिस्टम। एक ऐसी स्टेट है जिस पर क्या होता है कि जो 3 ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते। इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच या वेयर दी 3 मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, वो क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ साथ वो चेंज नहीं होते। वो इक्विलिब्रियम स्टेज होती है या इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी दो फेजेस हैं, उनमें थर्मल इक्विलिब्रियम है। आपको चाहिए कि भी थर्मल इक्विलिब्रियम रहे। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उन दोनों फेजेस का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर आप सोचते हैं कि आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? प्रेशर सेम होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, कंपोजिशनल इक्विलिब्रियम, कुछ भी बोलिए आप, तो उसके लिए क्या है कि केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब केमिकल पोटेंशियल क्या है, ये भी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, और सॉल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें भी आपको बताया था। केमिकल पोटेंशियल जो होता है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। ए और बी दो अलग अलग फेजेस हैं। अगर उन दोनों फेजेस का केमिकल पोटेंशियल या पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी सेम है, तो उन दोनों में कंपोजिशनल या केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो अब गिब्स फेज रूल की डेरिवेशन देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। जैसे कि मैंने यहाँ फिगर एक ड्रॉ की है, इस फिगर में P1, P2, P3, P4 अप टू P फेजेस मैंने डिफाइन किए हैं। उन फेजेस के अंदर टोटल C कंपोनेंट्स हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे C1 कंपोनेंट सभी फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ऐसे ही C2, फिर ऐसे ही C3 अप टू CC कंपोनेंट जो मैंने लिखे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। P फेजेस के अंदर टोटल C कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं माइनस उसमें से कितने वेरिएबल सिस्टम ने इटसेल्फ डिफाइन किए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सके। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। देखिए इस फार्मूला को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने आपको बताए अभी अभी, वो 3 होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। उसमें से माइनस क्या करना है कि कितने वेरिएबल फैक्टर्स सिस्टम ने खुद इटसेल्फ डिफाइन किए या फिक्स किए ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे। अब ध्यान से समझिए, जैसे आइस, लिक्विड वाटर और वेपर्स का इक्विलिब्रियम हो तो तीनों फेज अगर आप चाहते हैं कि कोएग्जिस्ट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आए थे, 0 आए थे ना। इसका मतलब क्या था कि सिस्टम को अपने आप को जो फिक्स करना है वो तीनों को ही फिक्स करना है। भाई टेम्परेचर भी चेंज करने की हमें इजाज़त नहीं है, प्रेशर भी और कंसंट्रेशन भी। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था कि लिक्विड वाटर और वेपर्स का इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन रहे तो उसके लिए क्या था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई थी। तो मतलब हम एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं लेकिन 2 को हमें फिक्स रखना होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और सेकंड ब्रैकेट है कि अगर इक्विलिब्रियम हम चाहते हैं मेंटेन रहे तो हमें कितने फैक्टर्स को फिक्स रखना पड़ेगा। तो अब बारी बारी से हम ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल आसान है। जैसे पहला है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मान लीजिए कि एक फेज के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, आपको उस फेज की कंसंट्रेशन मालूम है और उस फेज के अंदर जो 2 कंपोनेंट हैं उन दोनों में से एक की कंसंट्रेशन भी आपको नोन है। तो दूसरे की आप कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंस करके। जैसे सपोज करो कि एक फेज है जिसकी कंसंट्रेशन है 5 मोलर, उस फेज के अंदर 2 कंपोनेंट हैं ए और बी। अब ए की कंसंट्रेशन है 3 मोलर, तो बी की कैसे आई, 5 - 3 = 2। सिंपल है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास सपोज 1 फेज है, सिंगल फेज, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं। अगर आपको फेज की कंसंट्रेशन मालूम है और एक कंपोनेंट की भी मालूम है तो दूसरे की निकालना बेहद आसान है, हम उसको सिंपली डिफरेंस कर लेंगे। ऐसे ही मान लो एक फेज के अंदर आपके पास 3 कंपोनेंट हो, तो 3 में से यदि आपको 2 की मालूम हो तो तीसरे की निकाल लोगे डिफरेंस करके। फेज की तो मालूम है आपको तभी ना, वरना 2 चीज़ें तो नहीं निकाल पाओगे। फेज की पता होनी चाहिए, टोटल फेज की, और जो कंपोनेंट हैं उनमें से ये पता होना चाहिए कि 1 की मालूम है, 2 की मालूम है, 3 की मालूम है, तो लास्ट वाले की डिफरेंस करके आ जाएगी। इसी तरीके से यदि एक सिंगल फेज के अंदर C कंपोनेंट हो तो आपको C-1 की पता हो कंसंट्रेशन, तो C वाले लास्ट वाले की आ जाएगी। जैसे 2 कंपोनेंट में मैं बोल रहा हूँ कि एक की नॉन होनी चाहिए, दूसरे की आ जाएगी। 3 हो तो 3 में से 2 की नॉन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन तीसरे की आ जाएगी डिफरेंस करके। ऐसे ही यदि C कंपोनेंट हो तो C-1 पता होना चाहिए और C वाले की आप निकाल सकते हो। अब ये तो हुई बात सिंगल फेज की। अब आपके पास टोटल फेज कितने हैं, P। तो P फेजेस के लिए आपको कितनी कंसंट्रेशन टर्म नोन होनी चाहिए, P × C-1। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल चीज़ है भाई। एक फेज के लिए C-1 चाहिए, 2 फेज के लिए कितनी चाहिए, 2 × C-1। 3 फेज हो तो कितनी चाहिए, 3 × P-1। 4 है तो कितनी चाहिए, 4 × C-1। ऐसे ही जब टोटल फेजेस P हो जाएंगे तो कितनी चाहिए होगी, P × C-1। ये तो होगी कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन के अलावा 2 वेरिएबल और होते हैं, आपको मालूम है, एक टेम्परेचर होता है और एक प्रेशर होता है। तो उनके लिए हमने इसके अंदर 2 और ऐड कर दिया। तो लास्ट में देखिए मैंने लिखा हेंस दी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर, कितने आ गए, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। तो कंसंट्रेशन के लिए हो गया P × C-1, टेम्परेचर और प्रेशर के लिए क्या हो गया, 2 ऐड कर दिया हमने। 1 इज़ फॉर टेम्परेचर एंड 1 इज़ फॉर प्रेशर। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए 2 ऐड किया और कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल ली, वो आई P × C-1।
अब आपको सेकंड ब्रैकेट कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग इन इक्विलिब्रियम। तो क्या है, देखिए ध्यान से, मान लो कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है वो सभी फेजेस में सेम होना चाहिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि सपोज हमारे पास 3 फेजेस हैं, ए, बी और सी, किसी भी एक आई कंपोनेंट के लिए। तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन हो गई, ith कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल ए के अंदर, ith कंपोनेंट का बी के अंदर और ith कंपोनेंट का ही केमिकल पोटेंशियल सी के अंदर वो सेम होना चाहिए। अब इस इनइक्वलिटी से इस जो इक्वेशन बनी उससे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आई ए इज इक्वल टू म्यू आई बी एंड म्यू आई बी इज इक्वल टू म्यू आई सी। मतलब आपको टोटल 2 इक्वलिटीज आ गई ना यहाँ पे। तो यही लिखा है यहाँ पर कि भी मान लीजिए एक सिस्टम के अंदर 3 फेज हैं, तो 2 इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए फॉर ईच कंपोनेंट। देखियो फेज कौन कौन से थे, ए, बी और सी। उसके अंदर कंपोनेंट कौन सा था, ith। तो आई कंपोनेंट के अंदर यदि 3 फेजेस की बात करी जाए तो आई कंपोनेंट 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तीनों में उसका केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो टोटल इक्वेशन बन गई 2। ऐसे ही मान लो 4 फेजेस होते तो इक्वेशन बन जाती 3। तो जनरली यदि आपके पास p फेजेस हैं तो कितनी इक्वेशन बन जानी चाहिए, p-1। ये तो हुई एक कंपोनेंट की बात। और यदि आपके पास p फेजेस में c कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसा कि हमने शुरू में मान लिया था, तो कितने चाहिए आपको, c इंटू p-1। कितने चाहिए, c इंटू p-1। अब ये दोनों चीज़ें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर देंगे। तो f आ जाएगा c p इंटू c-1 प्लस 2 माइनस c इंटू p-1 करके f की वैल्यू आ जाएगी c माइनस p प्लस 2, जो कि आपका क्या है, गिब्स फेज रूल है। क्लियर। तो ये है गिब्स फेज रूल की डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको सुनिएगा, आराम से पढ़िएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।